नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तारीख है आज 30 अगस्त। आज का जो करंट अफेयर है, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो सभी के सभी इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, आप वहां पर जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं आज की तारीख में कौन कौन से हमारे पास में फैक्ट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमाणु परिषद निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? अब भी हाल में ही मनाया गया है। ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितनी दूरी के थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है? नीरज चोपड़ा को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। रक्षा मंत्री संजय सेठ ने मिल मिडेक्स 2025 का उद्घाटन कहां किया? भारत ने कृषि सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? दिनेश पटनायक को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आईएमएफ के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? भारतीय सेना का नया उप प्रमुख कौन बना? सऊदी अरब संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक कहां हुई? दिल्ली के छात्रों के लिए यू स्पेशल बस सेवा क्यों शुरू की गई? और अंत में हर बार की तरह एमसीक्यूज। हाल ही में परमाणु परिषद निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 29 अगस्त को। यह दिवस परमाणु हथियारों के उन्मूलन की दिशा में वैश्विक प्रयासों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिन शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि लगभग पूरे विश्व में यदि हम देखें, जो महाशक्तियां हैं उनके पास में एक से एक परमाणु बम है। यदि कभी विश्व युद्ध होता है तो अब ये विश्व युद्ध इस तरीके से होगा कि विश्व ही समाप्त हो जाएगा। परमाणु हथियार इतने खतरनाक हैं कि उनसे वो स्थान तो नष्ट होता ही, आसपास के जो इलाके हैं दूर दूर तक वो क्षेत्र भी प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए ये 29 अगस्त को मनाया जाता है कि परमाणु से संबंधित जितने भी प्रयोग हैं या जितने भी बम हैं, इन सब को एक तरीके से अलग किया जाए। यह दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है दुनिया में होने वाले परमाणु परीक्षणों को रोकना और उनके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना, ताकि आदमी समझ पाए कि ये कितने खतरनाक हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 2009 में घोषित किया था और इसका मकसद है परमाणु मुक्त और सुरक्षित विश्व की ओर कदम बढ़ाना। आगे चलते हैं। ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, राघव गुप्ता जी को। अब राघव गुप्ता को ओपन एआई ने शिक्षा के क्षेत्र में रणनीतिक नेतृत्व के लिए नियुक्त किया है, जिससे एआई आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अब थोड़ा ओपन एआई के बारे में जान लेते हैं। ओपन एआई एक अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शोध कंपनी है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित, नैतिक और मानवता के लिए लाभदायक एआई तकनीक का विकास करना। ओपन एआई ने कई महत्वपूर्ण एआई टूल्स और मॉडल बनाए हैं, जिनमें चैट जीपीटी जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और डेल ई सबसे लोकप्रिय है। यह संस्था दुनिया को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से अधिक उत्पादक, सुरक्षित और सुलभ बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं चैट जीपीटी जो है, आप देख रहे हैं जीवन में इसका कितना ज्यादा उपयोग आ गया है। हालांकि हम किसी भी एआई टूल्स को देख लें, वो दूसरे टूल्स की अपेक्षा जो बिना एआई के हैं बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, सटीक काम करते हैं और एक लेवल आगे ही काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितनी दूरी के थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है? उत्तर है 85.01 मीटर। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन किया। वे भारत के सबसे सफल जेवलिन थ्रोअर हैं। भाला फेंक। नीरज चोपड़ा भारत के प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में, इसको जरूर याद रखना, बार बार पूछा जाता है, स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा और भारत को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाया है। वे विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में भी पदक जीत चुके हैं। नीरज आज भारतीय खेलों के सबसे बड़े सितारे गिने जाते हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने अपना सर्वाधिक दूरी का भाला कहां पर फेंका था? चलिए अच्छा, यदि मैं जगह आपको बता देता हूं, आपको कुछ याद आ रहा होगा, कतर, दोहा, तो आप ये बताइएगा कि वो जो भाला उसने फेंका था वो कितने मीटर पर गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है आज, इसको जरूर बताइएगा। यदि नहीं मालूम है तो गूगल पे सर्च करके बताइएगा, क्योंकि जिस चीज को आप सर्च कर लेते हो वो आपको याद हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं।
रक्षा मंत्री संजय सेठ ने मिल मिडेक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर है नई दिल्ली में। यह सैन्य चिकित्सा एक्सपो रक्षा क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। थोड़ा संजय सेठ जी के बारे में जान लेते हैं। संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं और वे झारखंड से रांची लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। जून 2024 से वे मोदी सरकार में रक्षा राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और रक्षा मंत्रालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में बताया कि भारत अब रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है, यानी कि जो रक्षा उपकरण हैं उनको बाहर भेज रहे हैं हम। वर्ष 2024-25 में इस निर्यात की राशि 23,500 करोड़ रही और अब इसका लक्ष्य है 50,000 करोड़ तक बढ़ाने का। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर जैसी सफल सैन्य कार्रवाइयों और स्वदेशी रक्षा उत्पादन में वृद्धि के वह प्रमुख प्रवक्ता रहे, जो दर्शाता है कि भारत अपनी रक्षा क्षमता में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। क्योंकि अब तो भैया हमारे पास सामान है, हम खरीद नहीं रहे हैं, हम दूसरों को दे रहे हैं कि भैया आप भी अपनी रक्षा करो, हमारे पास पर्याप्त है। यहां से समझ में आता है कि भारत अब सशक्त बन रहा है। सशक्त बन नहीं रहा है, सशक्त वो है। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने कृषि सहयोग के लिए किस देश से समझौता किया है? भूटान से किया है। यह समझौता खाद्य सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देगा। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? थिम्पू। और भूटान की जो मुद्रा है बार बार पूछी जाती है, न्यूगल ट्रम। संक्षेप में इसको BTN भी कहते हैं। यह भारतीय रुपया INR से जुड़ी हुई है। हमने इससे पहली वाली जो क्लास ली थी उसमें भूटान के कुछ हमने वहां के नृत्यों को देखा था। आज भी हम यहाँ पर कुछ नृत्यों को देखेंगे क्योंकि भूटान के जो नृत्य हैं इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। हालांकि उस वाली क्लास में हमने त्योहारों पर भी चर्चा की थी। तो देखिए, छाम नृत्य धार्मिक व पारंपरिक मुखौटा नृत्य है, बौद्ध त्योहारों में किया जाता है। ड्रिगलाम नामझा नृत्य है, शाही और पारंपरिक शिष्टाचार से जुड़ा हुआ है। जाली नृत्य ग्रामीण उत्सवों और मेलों में होता है। साब द्रुंग नृत्य ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ा हुआ एक धार्मिक नृत्य है। मास्क डांस भूटान के त्वे सेचू त्योहार का मुख्य आकर्षण है। आगे चलते हैं। दिनेश पटनायक को किस देश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों कहां का किया गया है? कनाडा का। वे एक प्रसिद्ध राजनयिक और भारत कनाडा संबंधों को मजबूत करने में योगदान देंगे। वरिष्ठ राजनयिक हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर आपको कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता होगा कि राजदूत और उच्चायुक्त ये होते क्या हैं। वैसे काम तो दोनों का एक जैसा ही है, पर राजदूत मतलब एम्बेसडर और उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर, नाम क्यों अलग अलग हैं? देखिए समझिए। राजदूत किसी भी देश में भारत का सर्वोच्च आधिकारिक प्रतिनिधि होता है, उच्चायुक्त भी होता है। ये संयुक्त राष्ट्र UNO से बाहर के देशों में भेजे जाते हैं। जैसे भारत का अमेरिका में भेज दिया जाएगा, रूस, फ्रांस, जापान में, तो ये सभी राजदूत कहलाएंगे। क्लियर? अब उच्चायुक्त क्या है? उच्चायुक्त भी राजदूत के ही समान है, लेकिन ये केवल कॉमनवेल्थ देशों में भेजे जाते हैं। अब कॉमनवेल्थ देश कौन से हैं? ये वही देश हैं जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की कॉलोनियां रही हैं, ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं, यानी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। तो फिर कॉमनवेल्थ देशों में ब्रिटिश परंपरा के अनुसार इनको हाई कमिश्नर कहा जाता है, इसीलिए इन्हें हाई कमिश्नर कहा जाता है। भारत का पाकिस्तान भेज देना, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चूंकि यहाँ पर जो केस है वो कैसा है? कनाडा में है, तो इसीलिए उनको क्या कहा गया है? उच्चायुक्त। उम्मीद करता हूं राजदूत और उच्चायुक्त में आपको अंतर मालूम पड़ गया होगा। IMF के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? उर्जित पटेल। इनको कौन नहीं जानता? नोटबंदी याद है ना आप सभी लोगों को? हाँ, नोटबंदी के समय में यही RBI के गवर्नर थे। तो उर्जित पटेल पूर्व RBI गवर्नर रह चुके हैं और अब IMF में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 24वें गवर्नर रहे, जिन्होंने 2016 से 2018 तक यह पद संभाला। उन्होंने नोटबंदी के समय और मुद्रास्फीति नियंत्रण की नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थशास्त्री के रूप में वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और कई वैश्विक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। आज भी वे वित्तीय नीतियों और आर्थिक सुधारों पर अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे बनाया गया है? याद रखिएगा, शब्द है उप प्रमुख। किसको बनाया गया है? पुष्पेंद्र सिंह को। थोड़ा देखते हैं। वे सेना में रणनीतिक नेतृत्व और संचालन की जिम्मेदारी को संभालेंगे। देखिए, हम थोड़ी थल सेना की बात कर लेते हैं कि इनके प्रमुख कौन है, क्योंकि अभी हमने क्या देखा है? उप प्रमुख को। तो जो उनके प्रमुख हैं वो हमें याद होने चाहिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं और इनकी जो व्याख्या है, मैं जानबूझकर बार बार आप लोगों के सामने इसलिए करता हूं कि बार बार बातें आपके सामने आएंगी, बार बार ये फैक्ट आएंगे, तो आपको ये याद होते हुए चले जाएंगे। और याद रखना दोस्तों, जब आप इन क्लासों को बार बार देखते हो, खास तौर पर जब आप सुबह उठते हो तो एक बार इसको देख लो, और जब एक बार रात में सोते हो तब एक बार देख लो।
बस इतने में आपका एकदम तैयार होता चला जाएगा। और जब ये बार बार आपके पास में फैक्ट आएंगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीच बीच में अलग अलग फैक्ट और भी, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाएंगे, इनकी एक रेखाएं बन जाएंगी आपके दिमाग में और ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए, भारतीय थल सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, COAS। वे 30 जून 2024 को उस पद पर नियुक्त हुए थे और तब से भारत की थल सेना का संचालन कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का देखते हैं, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना की चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं। इन्हें 30 अप्रैल 2024 को यह जिम्मेदारी दी गई थी। भारतीय वायुसेना एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह वर्तमान में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी CAS हैं। उन्होंने 30 सितंबर 2024 को यह पद संभाला था। आगे चलते हैं, भारत सऊदी अरब संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 7वीं बैठक कहाँ हुई? उत्तर है नई दिल्ली। यह बैठक रक्षा सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त अभ्यासों की योजनाओं के लिए आयोजित की गई। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। याद रखिएगा, बार बार पूछते हैं, इसकी मुद्रा सऊदी रियल है। यह देश विश्व का सबसे बड़ा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक है। अब भारत यहां से मुख्यतः क्या क्या लेगा? तो कच्चा तेल, पेट्रोलियम, ये सब उत्पाद जो है वो आयात करता है, यानी कि भारत वहां से लेता है, जो ऊर्जा की जरूरत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम सऊदी अरब को क्या क्या देते हैं, यानी सऊदी अरब को क्या क्या चाहिए हमसे? चावल हैं, मसाले हैं, रसायन है, कपड़े हैं और इंजीनियरिंग की वस्तु हैं। इनको याद रखिएगा। दिल्ली के छात्रों के लिए यू स्पेशल बस सेवा शुरू की गई है। छात्रों को कॉलेज आने जाने में सुविधा देने के लिए ये बस सेवा शुरू की गई है। दिल्ली सरकार ने 25 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं जो DU और अन्य कॉलेजों को जोड़ती हैं। भैया यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, अब जैसे ही अपन ने दिल्ली की किसी खबर को देखा तो हमको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि भैया दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, विधानसभा सीटें कितनी हैं, इसके अलावा वहां पर अगर देखा जाए तो सरकार किसकी है, तो और दिल्ली में प्रमुख क्या क्या है, ये पूरे फैक्ट हमें याद होने चाहिए। इसीलिए मैं इन फैक्टों को बार बार आपके सामने लेके आता हूं। तो मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता जी हैं। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और 20 फरवरी 2025 को इस पद की शपथ लेकर भारत की राजधानी में BJP सरकार का नेतृत्व कर रही हैं। राज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। ये दिल्ली के वर्तमान राज्यपाल है और 26 मई 2022 से ये पद संभाले हुए हैं। कुल सीटों की बात कर ली जाए तो कुल 70 सीटें दिल्ली में हैं, जिसमें से 48 सीटों पर जीत हुई थी किसकी? BJP की, अभी फरवरी 2025 में, और रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गई थी। इससे स्पष्ट है कि दिल्ली में BJP सरकार कार्यरत है। चलिए, फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का 70वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो यह कहाँ होगा? गुजरात में। यह प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार समारोह गुजरात में आयोजित किया जाएगा, जिससे राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 70वें संस्करण की तैयारी में है। इन्हें दूसरी बार गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, जिससे इस राज्य की सांस्कृतिक और सिने प्रकर्ष का मंचीकरण होगा। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा, विशेषकर हिंदी फिल्मों में उत्कृष्ट कलाकारों, तकनीकी दक्षताओं और रचनात्मक नवाचार को सम्मानित करते हैं। इस बार भी दर्शकों और विशेषज्ञ दोनों की वोटिंग के आधार पर सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, अभिनय, निर्देशन, संगीत और तकनीकी श्रेणियों में ब्लैक लेडी ट्रॉफी दी जाएगी। इसका उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग के 7 दशकों से अधिक समय से चले आ रहे सांस्कृतिक योगदान को उजागर करना और नए प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रेरित करना है। चलिए आगे चलते हैं। रोबोटिक मोतियाबिंद सर्जरी। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी हुई है। कौन सा है? आर्मी हॉस्पिटल। यह सर्जरी FLACS तकनीक से हुई है, जो ब्लेड रहित है, यानी कि काटापीटी नहीं हुई, इसमें रोबोट के माध्यम से हुई है। ब्लेड रहित और माइक्रोन स्तरीय सटीकता प्रदान करती है। इसको जरूर याद रखिएगा, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। हार्ट की सर्जरी, मोतियाबिंद की सर्जरी, है ना, ये कहाँ कहाँ पर हुई, क्लोन कहाँ पर बने हुए हैं, अक्सर प्रश्न आते हैं। आगे चलते हैं। आज के हमारे MCQs। परमाणु परिषद निषेध दिवस कब मनाया गया? भैया इसका जो आंसर है वो तो है 29 अगस्त। आगे चलते हैं। IMF के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अरविंद सुब्रह्मण्यम, मनमोहन सिंह। तो कौन बने हैं दोस्तों? उर्जित पटेल। अभी अपन ने चर्चा की थी। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 कहाँ होंगे? मुंबई, दिल्ली, गुजरात या गोवा? तो कहां पर होंगे? गुजरात में होंगे। अब जो 2 प्रश्न आएंगे दोस्तों, उसका आंसर आपको देना है। नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी का थ्रो किया? अब देखिए ऑप्शन आपके सामने है, A, B, C, D आपको बताना है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। आगे चलते हैं। भारत ने कृषि सहयोग के लिए किस देश से समझौता किया है?
चलिए, नेपाल, श्रीलंका, भूटान या बांग्लादेश। आपको इसका आंसर भी बताना है। साथ ही साथ आपको कमेंट में ये भी बताना है कि भारत किन किन फसलों में नंबर 1 पे है। यदि आपको नहीं पता है तो आप ढूंढ के बताएंगे किताबों में। किताबों से भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो एक बार गूगल सर्च जरूर करिएगा, वहां से भी ढूंढ के बताइएगा, लेकिन बताइएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि जब आप बताते हैं और सर्च करते हैं तो याद रखिए वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। ये आपके लिए ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज की जो हमारी ये क्लास है इसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद में मिलेंगे अगली क्लास में अगली तारीख के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।